Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the transport of oxygen. इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कि हमारे ब्लड में या फिर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो इसका ट्रांसपोर्ट है इट इज़ ऑपोजिट टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से ऑपोजिट ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे कि हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा था कि सबसे पहले हम क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेंगे लंग्स में, मींस एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से वो जाती है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू हमारे पूरे टिश्यूज़ में, हमारी बॉडी की सेल्स में, क्योंकि उसी से जो सेल हैं वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करेंगी और जिंदा रहेंगी। और उसके बाद जो वो सेल हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे जाना है हमारी बॉडी के बाहर। तो वापस से प्रोसेस रिपीट होगी कि जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो CO2 बनाएंगे। वो जो CO2 है हमारे ब्लड में आएगी, देन इट ट्रांसपोर्ट टू दी एल्वियोलाई। ट्रांसपोर्ट कहाँ तक होगी? एल्वियोलाई तक। और फिर जब हम एक्सपीरेशन करेंगे, मींस सांस को बाहर छोड़ेंगे, तो उसी फॉर्म में जो वो CO2 है वो हमारी बॉडी से आती है बाहर। तो स्टार्ट करते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल्स टू एल्वियोलाई। जो हमारी CO2 है वो सेल से या टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होगी एल्वियोलाई तक। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। और स्पेसिफिकली 4 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, या फिर आप 4 बेस बोल सकते हो। सबसे पहले जो रहेगा दैट इज इन दी डिसॉल्व फॉर्म, मीन्स आप बोल सकते हो कि घुल जाना। जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, उसके पास जो वाटर है, और इस फॉर्म में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी? लगभग 7%। इसके बाद जो सेकेंड फॉर्म रहेगा इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, है ना। इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, आप 0% कह सकते हो। तीसरा जो फॉर्म रहेगा इन दी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, और इसी फॉर्म में सबसे ज्यादा लगभग 63%, 63% जो CO2 है वो हमारी सेल से एल्वियोलाई तक जाती है। इसके अलावा जो फोर्थ फॉर्म है दैट इज एस कार्ब अमीनो कंपाउंड, और इस फॉर्म में होगी लगभग 30% CO2 ट्रांसपोर्ट। हम स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्म से, दैट इज इन दी डिसॉल्व फॉर्म। डिसॉल्व फॉर्म का मतलब सीधे समझ लो घुल जाना, मिल जाना। मीन्स होगा क्या? CO2 बनाएंगे हमारे टिश्यूज या फिर सेल। जैसे ही वहां पर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, डिफ्यूजन होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स क्योंकि सेल्स में ज़्यादा बन रही है, टिश्यूज में ज़्यादा बन रही है, ब्लड में कम है, तो वहाँ से जो CO2 है कहाँ पर डिफ्यूज होती है? ब्लड में। और ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, और इसी फॉर्म में कहाँ तक जाएगी? हमारी एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई से बाहर। और इसका जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, अगर हम बात करें CO2 की प्लाज्मा में, ये ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रही थी, बहुत ही कम डिसॉल्व हो रही थी, इसीलिए ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट था इस डिसॉल्व फॉर्म में वो था सिर्फ 3% का, है ना। और रेट कितना था? 0.3 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ प्लाज्मा, कि 100 मिलीलीटर प्लाज्मा में सिर्फ 0.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही थी। लेकिन इसका जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा होता है। कितना? 3 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ प्लाज्मा। इसीलिए लगभग जो 7% होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्म आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब इसमें होगा क्या? देखो यहाँ तो क्या था कि CO2 किसके साथ डिसॉल्व हुई? प्लाज्मा की। प्लाज्मा में भी स्पेसिफिकली जब CO2 है किसके साथ कंबाइन होती है? वाटर के साथ। तो ये क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड। ये रिएक्शन भी लिखी हुई है ना, CO2 प्लस H2O बन जाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। लेकिन अब ट्विस्ट समझना, आपका ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं है, रुकता ही नहीं है। ये बनेगा और तुरंत टूट जाता है। किस किस में टूटता है? आपके हाइड्रोजन आयन हो गए, इसके साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन, और फिर इसी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बाद में कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं तीसरा फॉर्म ट्रांसपोर्ट का, दैट इज इन दी कार्ब अमीनो कंपाउंड। अब कार्ब अमीनो कंपाउंड को समझना है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज की जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में किसके साथ कंबाइन होगी? हीमोग्लोबिन के साथ। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, और क्या बनाएगी? कार्ब हीमोग्लोबिन, या फिर इसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी कह सकती हो। इसके साथ साथ जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और किसके साथ कंबाइन होगी? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। पूछोगे भैया कौन से प्लाज्मा प्रोटीन? स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन।
और जो ये कंपाउंड बनेगा इसे बोला जाता है कार्ब अमीनो प्रोटीन। तो जब ये किसके साथ कंबाइन हुई, हीमोग्लोबिन के साथ, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन या कार्ब हीमोग्लोबिन, व्हेन CO2 कंबाइन विथ प्लाज्मा प्रोटीन कार्ब अमीनो प्रोटीन, और इन दोनों को कार्ब हीमोग्लोबिन प्लस कार्ब अमीनो प्रोटीन टुगेदर कॉल्ड एज कार्ब अमीनो कंपाउंड, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कार्ब अमीनो कंपाउंड। और इस फॉर्म में हम बात करें तो लगभग 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में या फिर बॉडी में या फिर आप कह दो कि हमारे टिश्यू से हमारे एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट फॉर्म। और ये जो फॉर्म रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इसी फॉर्म में हो रहा। लगभग 67% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी फॉर्म में हमारे ब्लड में या फिर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी ये जो पूरी प्रोसेस है, क्योंकि इसी में हम एक चीज पढ़ेंगे क्लोराइड शिफ्ट, या फिर जैसे हम बोल देते हैं हैमबर्गर फिनोमेना, तो इसी में आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस चीज को, ये जो फिगर है डायग्राम है, इसको समझना जरूरी है। तो क्या होगा, हमारे पास प्रेजेंट है एक सेल या फिर टिश्यूज, क्योंकि बहुत सारी सेल रहेंगी, और वहीं पर होगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और उन्हीं से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो डिफ्यूज होगी कहाँ पर, इंटरस्टीशियम में। इंटरस्टीशियम अपन ने पढ़ा था ना, इंटरस्टीशियल फ्लूइड या फिर इंटरस्टीशियल स्पेस, यानी कि दो सेल के बीच का एक स्पेस। तो उसी इंटरस्टीशियम में ये डिफ्यूज होगी। ये जो स्पेस है ना, ये है पूरा इंटरस्टीशियम यहाँ जो प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर में बना है ये है प्लाज्मा। तो इंटरस्टीशियम से फिर कहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगी या कहाँ पर एंटर करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे प्लाज्मा में। और प्लाज्मा के अंदर ही, क्योंकि प्लाज्मा में तैरती है ना हमारी कार्पस्कल, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हों, WBCs हों, प्लेटलेट्स हों, तो इसी के अंदर प्रेजेंट है हमारी RBC, ये जो रेड में बनी है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हुई सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और बनने के बाद जैसे ही CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, it diffused into interstitium, then it enters into plasma, and at the end from plasma it enters into RBC। RBC में आ गई। अब RBC में जैसे ही आती है, RBC में प्रेजेंट होता है वाटर। तो अब जो CO2 है वो किसके साथ कंबाइन हो रही है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इट कंबाइन विथ वाटर, और वाटर के साथ मिलकर ये बना देती है कार्बोनिक एसिड। सो CO2 एंटर्स इनटू RBC एंड कंबाइन विथ वाटर, और क्या फॉर्म करती है, इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में होती है प्रोसेस, इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन RBC। ये सिर्फ RBC में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो बनने की प्रोसेस है ना, कार्बोनिक एसिड बनने की प्रोसेस, RBC में बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू प्लाज्मा। आप पूछोगे भैया कितनी ज्यादा, लगभग 200 से 300 टाइम ज्यादा, कम से कम 200 से 300 टाइम, कम से कम इतनी ज्यादा प्रोसेस होगी। क्यों, क्योंकि ये कब होगी, इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और ये एंजाइम सिर्फ RBC में है, प्लाज्मा में है ही नहीं। इसके बाद अब क्या होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो कार्बोनिक एसिड है इट इज अनस्टेबल, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। जैसे ये बना थे तुरंत टूट भी जाएगा। किस किस में टूटता है, हाइड्रोजन प्लस एंड HCO3 माइनस आयन में, इसे ही हम बोल रहे हैं बाइकार्बोनेट आयन। अब होगा क्या, इसके बाद जब ये चीजें स्प्लिट हुई, जो आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि ये क्या है RBC के अंदर प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन, तो ये जो फ्री हाइड्रोजन था ये किसके साथ बाइंड हो गया है, हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसने बना लिया HHB। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो जो बाइकार्बोनेट आयन है, HCO3 माइनस आयन, ये क्या होंगे, जैसे प्रोसेस चलती जाएगी है ना, बहुत सारा CO2 आती जाएगी, फिर वाटर के साथ कंबाइन होगी, आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा, और फिर से वो हाइड्रोजन और CO2 में स्प्लिट होगा है ना, और जो हाइड्रोजन है फिर से वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड, और यहाँ पर जो HCO3 माइनस आयन है, बाइकार्बोनेट आयन, इनका जो कंसंट्रेशन है वो RBC में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे बाइकार्बोनेट आयन है, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बार बार इंक्रीज होता जा रहा है, तो अब यहाँ पर फिर से एक बार होगा डिफ्यूजन, किसका, बाइकार्बोनेट आयन का, और कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम RBC इनटू दी प्लाज्मा। तो जो बाइकार्बोनेट आयन है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, RBC से प्लाज्मा में। अब इसी टाइम पर जब ये रिएक्शन होती है, सेम टाइम पर एक रिएक्शन और चलती है प्लाज्मा में,
क्योंकि यहाँ प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये स्प्लिट होता है दो आयन में, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ से जो बाइकार्बोनेट है आरबीसी से प्लाज्मा में आ रहा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, सेम टाइम पर जो क्लोराइड आयन है वो हमारे प्लाज्मा से जाते हैं आरबीसी में। ये देखो इस तरीके से। अब आप पूछोगे भैया क्यों, आखिर क्लोराइड अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बाइकार्बोनेट पे नेगेटिव चार्ज, इसीलिए एक नेगेटिव आयन अगर अंदर से बाहर आया है तो उसी टाइम पर एक नेगेटिव जो चार्ज है बाहर से अंदर जाएगा, ताकि जो एक इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, वो बना रहे। तो इसीलिए देखो हमने इस प्रोसेस को एक नाम और दिया था क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि क्लोराइड की शिफ्टिंग हो रही है कहाँ से कहाँ, प्लाज्मा से आरबीसी में। और इसी चीज को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज हैमबर्गर फिनोमेना। तो पूरी एक बार प्रोसेस की थ्योरी देखते हैं। तो कहाँ से शुरुआत हो रही है, एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द आरबीसी, और उसके बाद जो CO2 है वो किसके साथ कंबाइन होगी, इट कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम। इसके अलावा आप लोग कुछ और भी चीजें ऐड कर लेना, जैसे मैंने बताया था कि दिस रिएक्शन इज एट लीस्ट 200 to 300 टाइम ग्रेटर इन आरबीसी कंपेयर टू दैट ऑफ प्लाज्मा। पूछोगे भैया क्यों, बिकॉज कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम प्रेजेंट ओनली इन आरबीसी नॉट इन प्लाज्मा। और इसके बाद जैसे हमने देख ही लिया है कि जो आपका कार्बोनिक एसिड है इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन। और इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस क्योंकि चलती रहेगी, सो बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज मोर एंड मोर, सो बाइकार्बोनेट डिफ्यूज फ्रॉम आरबीसी इनटू द प्लाज्मा। सेम टाइम पर क्लोराइड एंटर्स इनटू द आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा, और इसी रिएक्शन को हमने बोला क्लोराइड शिफ्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, ये जो पूरी प्रोसेस हुई, ठीक है, इसी फॉर्म में जो आरबीसी है ये टिश्यू स्पेस में हो रही थी। अब जो आरबीसी है वो ब्लड में बहते बहते इसी स्टेट में पहुंचती हमारे लंग्स में, और लंग्स में पूरी ऑपोजिट प्रोसेस चलेगी कि जो बाइकार्बोनेट आयन थे वापस से जाएंगे आरबीसी में, और इसी टाइम पे जो क्लोराइड आयन है इट मूव बैक इनटू द प्लाज्मा, वो आरबीसी से वापस आ जाएगा प्लाज्मा में। और जो पूरी रिएक्शन है, अब देखो जैसे SCO3 वापस यहाँ से इंक्रीज होंगे, साथ ही साथ पूरी रिएक्शन ऑपोजिट होंगी, जो हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन आपस में बाइंड थे भी बिखर जाएंगे, तो वापस से जो हाइड्रोजन है और बाइकार्बोनेट है वो मिलकर बना देते हैं H2CO3 मींस कार्बोनिक एसिड, और ये वापस से स्प्लिट होगा किस किस में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और CO2 रिलीज होगी प्लाज्मा में। और प्लाज्मा के बाद अब बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना, ये प्रोसेस हो रही थी टिश्यू स्पेस में, लेकिन जो रिवर्स वाली प्रोसेस हो रही है वो हो रही है लंग्स में। तो जो CO2 है वो प्लाज्मा से लंग्स में जाएगी, और लंग्स से एक्सपीरेशन के थ्रू हमारी बॉडी से हो जाएगी बाहर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि क्लोराइड वापस से कहाँ आ गया, प्लाज्मा में। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।